आसिम मुनीर बने हैं पाकिस्तान के सीडीएस, तो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ में फील्ड मार्शल भी हैं। अब उनको एक नई पावर दी गई है। अब वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तीनों के चीफ हैं और उनके पास अनलिमिटेड स्वीपिंग पावर्स हैं। जैसी पावर्स एक जमाने में मिलिट्री डिक्टेटर के पास हुआ करती थी। वो डिक्टेटर कौन? बोले तो मुशर्रफ, बोले तो जियाउल हक, बोले तो अयूब खान या खान। आसिम मुनीर बिना एक कू किए, बिना एक सत्ता परिवर्तन के राजा से ज्यादा, यानी कि सद्दाम हुसैन टाइप पावर लेके बैठे हैं। सद्दाम हुसैन जैसी पावर रखने का मतलब यह है कि हमारे पड़ोसी देश के पास दो पड़ोसी देश हो गए, एक म्यांमार, एक चाइना, और माफी चाहूंगा तीन पड़ोसी देश हो गए, म्यांमार, चाइना और पाकिस्तान, जहां मिलिट्री रूल है। आर्मी एक प्राइम मिनिस्टर रखती है, जिस प्राइम मिनिस्टर की कोई वक़्त नहीं है। और जैसे ही ये चेंज आया है, पाकिस्तान ने अपनी हरकतें भी दिखा दी हैं। तुर्की से प्लेन लैंड कर रहे हैं, इस्लामाबाद से, सॉरी, चाइना से इस्लामाबाद में, या बोले तो रावलपिंडी में। सूरत हाल क्या है और ये स्वीपिंग पावर्स इंडिया के लिए कितना डेंजरस है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये सिचुएशन क्या है? एक स्वीपिंग पावर्स मिल गई हैं आर्मी डिक्टेटर को, और तब से ये इनकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखी जा रही है। प्लेन पे प्लेन आ रहे हैं, कुछ मामला गड़बड़। बड़ी पिक्चर और संक्षेप में आपका सवाल का अगर जवाब दूं तो डिसीजन मेकिंग जो है पाकिस्तान के लिए, एक इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस हो या और कोई देश के साथ कुछ हो जाता हो, तो डिसीजन मेकिंग में जो बहुत टाइम लगता था वो डिसीजन मेकिंग अभी इंटीग्रेटेड हो गया और वन मैन अथॉरिटी हो गया है। पहले अलग अलग हेड्स होते थे, अपना इंडिपेंडेंट एक्शन लेते थे या डिसीजन लेते थे। वो चीज़ जो है नेशनल क्रिटिकलिटी, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनको जो झटका लगा है, उसमें एक उदाहरण देता हूँ, लोगों को समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ द एयरफोर्स, वो मुनीर साहब से सीनियर है। ये जो ऑफिसर्स का जो सीनियरिटी जूनियरिटी होता है, वो डेट ऑफ कमीशन को सीनियरिटी माना जाता है। उसके बाद आईसी नंबर आते हैं, एक नंबर होता है मिलिट्री नंबर, लेकिन डेट ऑफ सीनियरिटी उसको मानते हैं। और डेट ऑफ सीनियरिटी के मुताबिक एयरफोर्स का जो चीफ है वो मुनीर से सीनियर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी वाले, उनका जो एयर डिफेंस का इक्विपमेंट है, कभी भी कोई भी एयर डिफेंस का आर्किटेक्चर होता है, दुश्मन का जब हवाई हमला होना होता है तो ये एयरफोर्स के कमांड के नीचे दिया जाता है। तो एयरफोर्स के कमांड के नीचे ना दे के आर्मी वाले, जैसे बहावलपुर है, बहावलपुर जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, वहां से 9 किलोमीटर दूरी पे एक उनका एयरफील्ड है। वो एयरफील्ड में लगा हुआ है एयरफोर्स का जो एयर डिफेंस का गन है, वो लगे हुए हैं। वही गन जो है, अगर वो चाहते 9 किलोमीटर दूरी पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था तो उसको वो एयर डिफेंस दे सकते थे, लेकिन दे नहीं पाए या दिया नहीं जानबूझ के। ये मतभेद था, क्योंकि एयर चीफ और आर्मी चीफ के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी। उस समय काफी दरार, एक भेदभाव शुरू हो गया था, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। तो इसी चीज, ऐसा एक उदाहरण है मैं दे रहा हूं। इन्हीं को दूर करने के लिए उनको लेजिस्लेटिव पावर, इसको अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी, दोनों चीज जो है वो दिया है। इससे साथ जुड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 और 26। 27 क्या कहता है? 27 ये कहता है कि 27 में 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला चीज जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये है
एक सीडीएस जो क्रिएट होगा उसके लिए आपको पूरा 5 स्टार जनरल है, उसको टोटल इम्यूनिटी दिया है, ना कोई प्रोसिक्यूशन हो सकता है, ना उससे कोई सवाल जवाब कर सकते हैं, ना मीडिया कोई उससे पूछ कर सकता है। जो डिसीजन लेगा वो फाइनल है, ठीक है ना, लास्ट एंड फाइनल। इसके अलावा उनका एक फेडरली स्ट्रक्चर्ड एक जुडिशरी है, एक सुप्रीम कोर्ट के बराबर पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्रिएट किया है। वो जो फेडरल कोर्ट बनाया है, पहले ये फेडरल कोर्ट का जो जजेस होते थे वो जजेस को इलेक्ट करते थे या सिलेक्ट करते थे, जुडिशियरी के जो काफी बुजुर्ग लोग सीनियर क्वालिफाइड होते हैं वो करते थे। लेकिन उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 26 हुआ, उन्होंने बड़ा चालाकी किया है। उन्होंने क्या है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव को ला के जो दायित्व जुडिशरी के पास था उनके साथ मिक्स कर दिया। ये जो बोलते हैं ना, एक डेमोक्रेसी में आपका सेपरेशन ऑफ पावर होना निहायत जरूरी है। जैसे पावर आपका मर्ज हो जाता है उससे आपका कंफ्यूजन स्टार्ट होता है और तू मैं स्टार्ट हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी बड़ा प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम एरिया में गया है। लेकिन मुनीर ने क्यों किया है इसको? मुनीर इसलिए किया, उन्होंने देखा उनके टेन्योर के दौरान चंद एक डिसीजन थे, पर्टिकुलरली ये इमरान खान का जो डिसीजन था। इमरान खान कब वो कोर कमांडर के मकान को जो जलाया था या वैंडलाइज हुआ था, उनके जो पीटीआई वाले थे, ये था कितना 9 अप्रैल 2023 को हुआ था शायद। ये चीज होने का, एक कोर कमांडर एक आर्मी चीफ के बराबर होता है और पाकिस्तान में आर्मी को तो भगवान से भी ऊंचे स्थान उसको मानते हैं, ठीक है नहीं? इसलिए ऐसा हालत से लेके एक आर्मी कमांडर या सीनियर कमांडर को घर को जलाना या वैंडलाइज करना, ये कई मतलब ये समझ नहीं पा रहे लोगों को। ये एक्चुअली सवाल आना चाहिए दिमाग में, ये हुआ कैसे? तो जब उन्होंने एक कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग करने लगे, पनिशमेंट जब देने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन करने लगा, अब रेज करने लगा। इसी तरह उनका जो जजेस वगैरह अपॉइंटमेंट होते थे वो भी प्रॉब्लम, ये जो उनका फेडरली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट है उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया ताकि जो सिविलियन पार्टी है, सिविलियन पार्टी आज के दिन में शरीफ साहब का क्या है, शहबाज शरीफ इज द पपेट ऑफ मुनीर, इजंट इट? इसी तरह आप प्रेसिडेंट को भी लेते हैं और जुडिशियरी में जो जहां पे बैठा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मार्जिनलाइज कर दिया है ना। जो सवाल आप कह रहे हैं, शॉर्ट आंसर इज कि जिस तरफ झटका हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया है, और एक लाइनर उन्होंने डॉक्ट्रिन निकाल दिया, एन एक्ट ऑफ टेरर इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी भी ऑन है। तो ऐसा हालत में हिंदुस्तान को टक्कर करना या सामना करने के लिए उनके पास वो काबिलियत होना निहायत आवश्यक है, और इसीलिए उन्होंने जरूरी समझा चंद एक चीजों को। अच्छा, एक चीज और भी है, 2010 के आसपास वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ उन्होंने काफी प्रेशर डाला था, अमेरिका भी प्रेशर डाला था कि आप ये 4 बार आपका मिलिट्री कू हो चुका है और नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक एश्योरेंस लिया कि आईएमएफ का लोन तब मिलेगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रखा है कि आर्मी का कोई मिलिट्री कू नहीं होगा। तो वो ही इज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी ना, तो उनको कोई सोल्यूशन निकालना है। आर्मी को मतलब वो मुशर्रफ की तरह पावर टेक ओवर नहीं कर सकते हैं, सिविलियन को रखना है, बरकरार रखना है, सिविलियन सुप्रीमेसी दिखाना है कम से कम दुनिया को। आईएमएफ का लोन चाहिए, बेल आउट करना है। लोगों का जो डिमांड है ग्राउंड के ऊपर देश के अंदर, ये ज्यादातर देश के लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये एक्शन किया है। और प्लस हिंदुस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर को ओपन एंडेड रख दिया है, उसको सामना करने के लिए उनका डिसीजन मेकिंग फास्टर होना चाहिए। क्योंकि ये जो नूर खान में जाके गोला गिरा और उसके बाद किराना हिल पे जाके जो गिरा, ये जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होता है, ये पहले कोई पुराना सिस्टम था। पहले उनका जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता था, अभी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जगह अभी उन्होंने सीडीएस बना दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये तमाम तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के ऊपर है, 5 स्टार जनरल, ठीक है ना। और ये सीडीएस का जो इकोसिस्टम है, एक होता है सपोर्टिंग स्टाफ होंगे, कोई उनको एडवाइजर करेगा। स्ट्रेटेजिक फोर्स का उन्होंने 4 स्टार जनरल एक लगा दिया है। अभी जो न्यूक्लियर आर्सेनल वगैरह जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस हैं, उसको जो कमांड कंट्रोल के लिए एक एडवाइजर लगा दिए हैं जो कि 4 स्टार जनरल है। प्लस
उन्होंने ये भी किया है कि ऑपरेशनल कमांड, एक सीडीएस का दायित्व क्या होता है, सीडीएस का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का दायित्व है, इनके कमांड नहीं है हमारे जैसे आर्मी के कमांड 6 या 7 कमांड है, उनके कोर है, 10 कोर है। तो कोर कमांडर्स को एक ही अम्ब्रेला का नीचे कमांड करना, ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ऑपरेशन और मिलिट्री ऑपरेशन, लड़ाई के टाइम में जैसे होता है या लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जैसे होता है, ऐसा सबको कंट्रोल करके एक दिशा, एक डायरेक्शन, एक डिसीजन जो देते हैं, वो जल्दी से जल्दी वो डिसीजन दे पाएंगे। क्योंकि अगला लड़ाई के लिए बाय द टाइम ये इतना स्प्लिट सेकेंड में खबर इतना तेजी से पास होने लगा है रियल टाइम पे, क्योंकि जो 5G और 6G की बात करें, 6G तो स्टार्ट हुआ नहीं, 5G जरूर स्टार्ट हो गया है, इतना रियल टाइम पे खबर लेके अगर पहलगाम कारनेस की तरफ मान लीजिए कुछ होता है, वो करते हैं, इस बार तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हिंदुस्तान की तरफ से, और ऐसा जवाब देंगे कि वो उठ नहीं पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, अगला दिन वो अंदाज नहीं लगा पाएंगे कहां से आया, क्या हिट करके चला गया, उनको मतलब बिल्कुल ही वो पागल जैसे हो जाएगा, ये देश टूट जाएगा एकदम। तो ऐसा हालत को सामना करने के लिए उनका एक पहला कदम जो उठाया है, एक सीडीएस रिस्ट्रक्चरिंग की है, सीडीएस और प्लस और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी है। पूरा विश्व में एक ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कि पाकिस्तान का है, इतने पावरफुल और इतने सारे अथॉरिटी के साथ वो बनाए हैं। अभी उनको कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी जो है क्लियर कर दिया है, अभी पार्लियामेंट में लेजिस्लेट होना है, एक बार पार्लियामेंट में लेजिस्लेट हो जाता है तो इट विल बिकम अ पार्लियामेंट्री एक्ट, उसको कोई चुनौती नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 और 27 हुआ था पिछले साल मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर, और 26 जो हुआ था ये था अक्टूबर के महीने में 2024 को। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना देश को ये जल्दबाजी में उन्होंने बहुत कुछ चेंज बदलाव लाए हैं, जो कि कोई अमेरिका जैसे देश वो सीडीएस और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के लिए 50 साल लग गया था, ठीक है नहीं। तो हिंदुस्तान का देखो कब कारगिल कमेटी के बाद बात चल रही है, ड्राफ्ट के ऊपर ड्राफ्ट, पार्लियामेंट डिस्कशन, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, देखते देखते 1999 को लड़ाई हुई कारगिल, उसके बाद कमेटी का रिपोर्ट जब भी 2001-3 को जब भी आया था, उसके बाद जो क्या है जनरल साहब का नाम मैं भूल रहा हूँ, कलेश्वर और कलेक्टर, एनीवे कलेक्टर, और जनरल साहब ने भी रिकमेंडेशन दिया था, जो बोलते हैं ना कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से हमें और कुछ करना चाहिए, अभी कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन हो गया है, अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, जो जहां पे है वहीं से स्ट्राइक होगा, ठीक है ना, स्टार्ट के ऊपर आधा नहीं होगा, स्ट्राइक जो जहां पे है, अभी बॉर्डर एरिया के आसपास आ चुके हैं हम। तो इसीलिए जो पहले जो गैप थोड़ा बहुत होता था, थोड़ा सा सोचने के लिए, थोड़ा सलाह मशुरा करने के लिए जो टाइम होता था, वो टाइम अभी रहा नहीं। अभी डिसीजन मेकिंग जो है बहुत क्विक और इंस्टेंटेनियस, नहीं तो स्पॉन्टेनियस अगर नहीं है तो कम से कम समय में डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उनको काफी भारी पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये सारे कदम उठाए। बिल्कुल सही। सर फाइनल क्वेश्चन लूंगा और बहुत संक्षिप्त में, आपने एक बहुत बढ़िया चीज बोली कि हमारे यहाँ भी 25 साल से ऊपर हो गए इस चीज को करने में, उन्होंने बड़ा स्पीड से इम्प्लीमेंट कर दिया। क्या ये स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन डेंजरस भी हो सकता है कंट्री के लिए? बहुत बहुत। आज का हालत पाकिस्तान में देखिए, ये सारे चीजें जो हो रहे हैं, आप बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है पता है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, ये सर सिंधुस्तान में लोग डंडे नहीं हथियार लेके खड़े होने लगे हैं, पंजाब के अंदर घुस गए हैं जो टेररिस्ट है अभी। सो ये अलग अलग, वही अलकायदा जिसको ये सपोर्ट कर, आईसिस वालों को सपोर्ट किया है, उन्होंने सेंचुरी दिया है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, यही लोग अभी खड़े होने वाले हैं। क्योंकि अभी एक वन मैन अथॉरिटी, ये जो सिविल गवर्नमेंट है वो तो दिखावा के लिए, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। वन मैन अथॉरिटी, वो जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीज, हर देश के पास न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुनीर जो है बटन दबाएगा, उसका एक कॉलेजिएट सिस्टम होता है, उसके कोई इनिशिएट करता है, कोई रिकमेंड करता है, कोई अप्रूव करते हैं, सिविलियन अथॉरिटी का रहेगा, उसका पहुंच ये शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा डेंजरस हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे हैं और अपना घर में आग लगी हुई है, वो दूसरे घर को वो बचाने की लगे हुए हैं। कहा ईरान और यूएस की लड़ाई, ठीक है ना, उधर एक्ट क्या वो अलायंस बनाते जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया, टर्की
और पाकिस्तान के बीच में। कुवैत भी आके ज्वाइन करने वाला है, कुवैत को फौज दे रहे हैं। जब अपना घर में फौज की कमी है, आपका सारे प्रोविंसेस में आग लगी हुई है, आप 8,000 9,000 जवानों को उधर भेजेंगे का सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया अभी और मांग रहा है कि कम से कम 15,000 की जरूरत है। उनके हवाई जहाज जो है F-16 वगैरह कुछ मांग रहे हैं, वो F-16 शायद दे नहीं पा रहे। मेरे ख्याल से वो जेफ सीरीज वाला JF-10 या JF-17 जो चाइनीज मेड है वो देंगे शायद। उनका आर्टिलरी गन ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो ये सारे चीजें जो हैं इनको मद्देनजर रखते हुए ये बोलते ना कि अपना चादर के साइज के मुताबिक अपना पांव फैलाओ, एक कहावत है ना हिंदी में, ऐसा ही मिलता जुलता जो कहावत है। तो पाकिस्तान जो है इट इज बाइटिंग टू मच देन इट कैन च्यू, अंग्रेजी में कहते हैं। वो ज्यादा ही वो उसको बाइट करने की कोशिश कर रहा है। जो एप्पल खाते हो, सेव खाते हो, उतना ही बाइट करो जितना आप च्यू कर सकते हो। पूरा एप्पल का अगर आप बाइट करोगे आप च्यू कर पाओगे क्या? आपके गले में जाके अटक जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटे कदम लेके करना चाहिए सिस्टमेटिकली। और ये नहीं कि ये जो है देश का जो मसला अभी चल रहा है, इमरान खान को हॉस्पिटल भेज के वापस ले आए जेल में, इतने सारे लफड़ा है देश के अंदर, इसको कैसे वो हैंडल करेंगे? आई रियली प्रे एंड होप कि कोई वो सारे मसले जो है उसका कोई और हल निकाले। हल निकाल ले। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग सर। पाकिस्तानी सिचुएशन तो खराब है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमारी पैनी नजर रहेगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।